नेक्स्ट बात करते हैं यार, और दी डेली करंट अफेयर के माइंड मैप्स की बात कर रहे थे। हम बात करते हैं 6 जून 2026 में कौन कौन सी चीज़ें हमको मेन सर्कुलेंस में पूछी जा सकती है, उसके बारे में बात करें। सबसे पहले जो टॉपिक है याद रहे, हम बात करते हैं ऑपरेशन लंगड़ा इन उत्तर प्रदेश। या लंगड़ा का मतलब क्या है? पैर में गोली मारो। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन लंगड़ा इन उत्तर प्रदेश, ये न्यूज़ में था, तो इसके बारे में डिटेल में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पे ओवरव्यू की बात करें, ऑपरेशन लंगड़ा न्यूज़ में क्यों था। ओवरव्यू की बात करें तो डेफिनेशन का मतलब क्या है। ओवरव्यू ये है कि देखो भाई, पैर में गोली मार देना एक तरह से हाफ इनकाउंटर ही है। ऑपरेशन लंगड़ा, इट इज़ अ हाफ इनकाउंटर। पैटर्न यहाँ पे लेग इंजरी, इंटरसेप्शन एंड अरेस्ट देखने को मिलता है। रोक के लेग इंजरी एंड अरेस्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? जो जीरो टॉलरेंस अप्रोच है यूपी के गवर्नमेंट का, उसके तहत ये हमारे पास देखने को मिलता है। ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जानबूझ के जो काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे ये टारगेट किया जाता है ऑपरेशन लंगड़ा से। अटेंशन क्यों मिला भाई यहाँ पे इसको? क्योंकि क्विक इनकैपेसिटेशन मेथड है, कोई लीथल या फिर लीगली डिफेंसिबल नहीं है। तो रूटीन प्रैक्टिस के तौर पे इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल करते हैं इसका। रीजंस फॉर अटेंशन, ऑपरेशन लंगड़ा क्यों यहाँ पे अटेंशन के तौर पे हमको देखने को मिला? बिकॉज इट इज़ अ क्विक incapacitation method, non lethal and legally डिफेंसिबल है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन देखने को मिला एज अ रूटीन प्रैक्टिस। यार जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज रूटीन प्रैक्टिस। की कंसर्न की बात करें तो ऑपरेशन लंगड़ा से क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो की कंसर्न इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एक तरह से वायलेट करता है। वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है भाई आर्टिकल 21 के अंदर। दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट है। अकाउंटेबिलिटी की कमी देखने को मिलती है यहाँ पे। इस तरह से ये पर जो इंसेंटिव है, परवर्स इंसेंटिव देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ऑपरेशन लंगड़ा के अंदर जो जुडिशियल पोजीशन है जुडिशरी का, वो क्या बोलता है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। जुडिशियल पोजीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि जो ऑपरेशन लंगड़ा है, इसको एक तरह से प्रिस्क्राइब्ड एनकाउंटर गाइडलाइंस के अंदर यहाँ पे होना चाहिए। ये बोला गया PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ
महाराष्ट्र केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो है प्रिस्क्राइब्ड एनकाउंटर गाइडलाइंस के अंदर होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला, जैसे जो रूटीन एनकाउंटर्स हैं उसको यहाँ पे उसके क्रिटिक्स हैं, तो एक तरह से एक्सक्लूसिव पावर जुडिशरी के पास है ना, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों एक तरह से इसको बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है। ओके, critic of routine encounters and the judiciary has exclusive power to punish, not the executive यार। ये जुडिशियल पोजीशन की बात की ना, वे फॉरवर्ड क्या है, जो ऑपरेशन लंगड़ा है आगे कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, क्या करना चाहिए, हमारे पास ड्यू प्रोसेस को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है यार। स्ट्रेंथन ड्यू प्रोसेस, क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इसकी ज़रूरत है भाई हमारे पास। ये मेंटेन करना पड़ेगा। एंड कम्युनिटी सेंटर पुलिसिंग होना चाहिए भाई। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट ऑपरेशन लंगड़ा इन उत्तर प्रदेश, जो कि न्यूज़ में था, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार और जो 100th रामसर साइट था सूरल ताल, जो इंडिया का 100th रामसर साइट यहाँ पे घोषित किया गया के बारे में। सुराह ताल इंडियाज 100th रामसर साइट। जो सुराह ताल है इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो भाई, पहले ये सुराह ताल के नाम से नहीं जाना जाता था, ठीक है, ये किसी और नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था इसको, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी जो है ये बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है ना। जय प्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी में है। लोकेशन की बात करें तो बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। ज्योग्राफी की बात करें तो मिडिल गंगा बेसिन में है ये। मिडिल गंगा बेसिन में है। फॉर्मेशन की बात करें तो 1991 में ये बनाया गया था, उसको रीनेम कर दिया गया 2002 में सुराह ताल। फॉर्मेशन की बात करें so it is created in 1991 and renamed in 2002। एरिया की बात करें 3400 के अप्रॉक्स यहाँ पे
3432 हेक्टेयर्स का यहाँ पे एरिया है। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो सूरह ताल लेक है, ये एक नेचुरल पेरिनियल ऑक्सबो लेक है यार। ठीक है, ऑक्सबो लेक पता है, नदी का ये मिएंडर है, ऐसे ऐसे मिएंडर करता है, तो यहाँ पे जब कट जाता है ये वाला हिस्सा यहाँ पे डिपॉजिट होके तो ये ऑक्सबो लेक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सबो लेक न्यूज़ में था, बोलेंगे तो ऑक्सबो लेक से भी क्वेश्चन आ सकता है यार। सो इट इज़ अ नेचुरल पेरिनियल, मतलब साल भर यहाँ पे नदियाँ बहती है भाई, इसीलिए तो मोस्ट ऑफ दी रिवर्स इन द नॉर्दर्न इंडिया आर पेरिनियल, बिकॉज ये हिमालयन ओरिजिन होता है। ठीक है, ये अबंडेंट मियंडर जो था गंगा रिवर के, उसके वजह से यहाँ पे ये जो सुरह ताल है वो बना है। अबंडेंट मियंडर ऑफ गंगा रिवर। फीचर की बात करें तो फ्लड प्लेन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मार्शेस, एग्रीकल्चर, वेटलैंड है भाई इस रीजन में। फ्लड प्लेन्स, मार्शेस, एग्रीकल्चरल, वेटलैंड्स की बात करते हैं। हाइड्रोलॉजी के अंदर फेड बाय 3 फ्रेश वाटर चैनल्स यार, इसको पानी कहाँ से मिलता है। हाइड्रोलॉजी की बात करें तो इस फेड बाय 3 फ्रेश वाटर चैनल्स। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है भाई, ये सुरह ताल जो लेक है इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये विंटर हैबिटेट है, जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है उसका जो बर्ड्स आते हैं उसका ये विंटरिंग हैबिटेट है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे CAF। फंक्शन क्या है, इरिगेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है ये जो लेक है, या फिर वेटलैंड बोल सकते हैं अब तो। इरिगेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेगा, इकोसिस्टम सपोर्ट करता है भाई, है ना, जो बायोडाइवर्सिटी एंड फिशरीज को ये सपोर्ट करता है यहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी एंड फिशरीज को सपोर्ट करता है। नाउ रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं। ठीक है, तो 100 रामसर साइड तो ये हमने देख लिया। सो रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भाई रामसर कन्वेंशन का जो ओरिजिन है, जो कन्वेंशन है इसका ओरिजिन देखते हैं कब हमारे पास ओरिजिन हुआ भाई। रामसर कन्वेंशन का 1971 में, जो रामसर है ईरान में, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। इसके 3 पिलर्स हैं भाई, कौन कौन से, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड करेंगे, वाइस यूज करेंगे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेंगे। दिस आर द 3 पिलर्स ऑफ द कन्वेंशन। Three pillars of Ramsar Convention is wise use, conservation of wetlands, and international cooperation.
conservation of wetlands, wise use, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो कन्वेंशन है तो इंडिया ने कब ज्वाइन किया भाई? 1982 में। रामसर कन्वेंशन को 1982 में ज्वाइन किया। फर्स्ट साइट जो थे रामसर कन्वेंशन के अंदर वो दो थे, चिल्का लेक एंड केवलादेव नेशनल पार्क। करंट हमारे पास इंडिया में देखो भाई 100 रामसर साइट्स हो गए हैं। तो 100th वाला जो रामसर साइट है वो अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज सुरहताल लेक और दी जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। ना यहाँ पे वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया था ये इम्पोर्टेंट है भाई। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड की बात करें रामसर कन्वेंशन के अंदर, तो ये किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, किडनीज ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं भाई। लाइक लंग्स ऑफ द प्लेनेट किसको बोलते हैं भाई? लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट को। तो किडनीज ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं किसको? वेटलैंड्स को। तो किडनीज ऑफ द लैंडस्केप या फिर किडनीज ऑफ द प्लैनेट्स, बिकॉज ये वाटर प्योरीफिकेशन करते हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये 40% ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं दुनिया में। अगर हम बात करें तो 40% सपोर्ट 40% ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। क्लाइमेट रेगुलेशन करते हैं वेटलैंड कैसे भाई? दिस आर द इम्पोर्टेंट कार्बन सिंक, कार्बन को कैप्चर करते हैं ये। क्लाइमेट रेगुलेशन के अंदर इम्पोर्टेंट कार्बन सिंक। हज़ार्ड मिटिगेशन की बात करें तो ये फ्लड कंट्रोल करते हैं, कोस्टल प्रोटेक्शन करते हैं, तो हज़ार्ड से भी बचाते हैं यार। कंट्रोल करते हैं लाइक फ्लड कंट्रोल एंड कोस्टल प्रोटेक्शन। थी हमने बात की अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स की। तो यहाँ पे वेटलैंड्स कन्वेंशन की बात की इंपॉर्टेंस की देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये है कि रामसर कन्वेंशन के अंदर डेफिनेशन भी दिया गया वेटलैंड्स का। वेटलैंड्स कहते किसको हैं? तो डेफिनेशन भी आपको क्वेश्चन पूछा था कि वेटलैंड्स किसको बोलेंगे। सो रामसर कन्वेंशन में बोला गया ऐसा मार्शी फैन पैटलैंड या फिर वाटर जिसका डेप्थ अप टू 6 मीटर होता है वो एक वेटलैंड होगा। रामसर कन्वेंशन ने बोला एक मार्शी एरिया या फिर फैन या फिर पीटलैंड और वाटर अप टू, ये डेप्थ इंपॉर्टेंट है भाई, 6 मीटर डेप्थ। ये जो डेप्थ का है ना क्राइटेरिया 6 मीटर, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इंडिया के अंदर 17 के अंदर रूल्स आए जिसमें रिवर चैनल्स एंड पैडी फील्ड्स को एक्सक्लूड कर दिया गया मतलब वेटलैंड से। एक्सक्लूड्स रिवर channels and paddy fields। ओके,
सो ये हमने बात की अबाउट रामसर कन्वेंशन की, और जो न्यूज़ में था 100th रामसर साइट दैट इज सूरत ताल जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी उसकी। नेक्स्ट एक मेंस का टॉपिक यहाँ पे इकोनॉमी से आया था भाई। सेंटर ने जो टैक्सेस थे ऑन एफआईआई जो इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर, उसको स्क्रैप्स किया, कम किया, तो वो न्यूज़ में था। सेंटर स्कार्प्स taxes on FII investments in government bonds। सो यहाँ पे जो की टैक्स अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट ने की, अगर हम उसकी बात करें, सो यहाँ पे जो कैपिटल गेन टैक्स है एग्जम्पशन किया कि टैक्स अनाउंसमेंट इसमें जो कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन किया भाई, दैट इज LT एंड ST ना, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको यहाँ पे 12.5% से यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया, एंड शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको 30% से यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया, है ना। ये जो था पहले ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट हैव बीन अबॉलिश्ड, अभी हटा दिया गया है। सो ये न्यूज़ में था यार। तो जो 20% विथ होल्डिंग टैक्स है उसको भी रिमूव किया गया इकोनॉमी को देखते हुए, बिकॉज हमको यहाँ पे डॉलर को मेंटेन रखना है यार, ठीक है। तो इंडिया जो है गोल्ड को बेच रही है विथ होल्डिंग टैक्स। इफेक्टिव की बात करें तो ये जो है अनाउंसमेंट, टैक्स अनाउंसमेंट, ये April 1, 2026 से ये इफेक्टिव हैं, उस दिन से यहाँ पे इफेक्टिव होंगे ये टैक्सेस जो हैं। एंड इट कवर्स FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एंड जो BIS है, BIS मतलब क्या है ना, जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स हैं उसको यहाँ पे एग्जाम्प्ट करेगा यार, ये जो की अनाउंसमेंट है ना। अब क्या होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यार, FII या फिर इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि होते क्या हैं ये। अबाउट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs की बात करें तो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंटिटीज़ होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंटिटीज़ होते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नेचर के होते हैं। ये एक तरह से क्या करते हैं, जो मार्केट लिक्विडिटी है उसको इन्हांस करते हैं भाई, किसी और देश से पैसा आएगा तो हमारे पास मार्केट लिक्विडिटी बढ़ेगी। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। रीज़न फॉर द डिसीजन की सही यहाँ पे जो एबोलिशन किया गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो टैक्स है ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे है, मतलब जो कैपिटल गेन टैक्स और जो विथ होल्डिंग टैक्स है उसको जो रिमूव किया गया, उसका कारण क्या था, रीज़न फॉर द डिसीजन, ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा भाई। रीज़न फॉर द
डिसीजन की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डेफिसिट हो रहा है अराउंड 50 से 60 बिलियन डॉलर का, उसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे ये फैसला लिया गया। है ना, जो डिप्रीशिएट हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसको प्रेशर जो आ रहा है उसको यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए रिड्यूस रूपी डिप्रीशिएशन प्रेशर, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया कि कैपिटल गेन टैक्स एंड जो एग्जम्पशन टैक्स उसको हटा दिया जाएगा। इससे क्या होगा भाई, जो हमारे पास फॉरेन पार्टिसिपेशन है वो आएंगे और ज़्यादा, टू अट्रैक्ट ग्रेटर फॉरेन पार्टिसिपेशन एंड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इम्प्रूव होगा। ये सबको देखते हुए ये फैसला लिया गया। सो आरबीआई ने इसके साथ साथ और कौन कौन से कम्प्लीमेंट्री मेजर्स लिए हैं उसकी भी बात करें। सो एक्सपांड किया जो FAR यूनिवर्स है, जो फुली एक्सेसिबल रूट का जो एक्सपांसन किया गया, एक्सपांसन ऑफ फुली एक्सेसिबल रूट यूनिवर्स, जो 15, 30 एंड 40 ईयर बॉन्ड्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। इंक्लूजन ऑफ 50, 30 एंड 40 ईयर बॉन्ड्स, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट था उसको हटा दिया गया। रिमूवल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट्स, जो कंसंट्रेशन लिमिट्स थे उसको यहाँ पे विड्रॉ कर दिया गया। विड्रॉल ऑफ कंसंट्रेशन लिमिट्स, तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे जो टैक्स को हटा दिया गया है गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का जो कैपिटल गेन टैक्स एंड जो एडजस्ट विड्रॉल विथ होल्डिंग टैक्स दोनों को जो हटा दिया गया है, इसके क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे यार। सो भाई पहला तो जो इनफ्लो आएगा 45 to 50 बिलियन डॉलर्स का लगभग, बिकॉज इतना ही हमारे पास आसपास 50-60 बिलियन डॉलर का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है उसको देखते हुए ये किया गया। प्रोजेक्टेड $45 to 50 बिलियन इनफ्लोज। गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा यार। लोअर्ड गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट, जो एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी है वो देखने को मिलेगा इससे। माइक्रो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस बढ़ेगा यार। इट विल एनहांस मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस, जो बॉन्ड मार्केट है उसके इंटीग्रेशन को और ज़्यादा यहाँ पे ये स्ट्रेंथन करेगा। ये जो फैसला है वो स्ट्रेंथन बॉन्ड मार्केट इंटीग्रेशन। ओके ना, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो फैसला लिया गया उसको हम बात करें तो यहाँ पे जो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करता है भाई। एंड यहाँ पे हमारे पास अगर डेफिसिट हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का तो डोमेस्टिक करेंसी कमज़ोर हो जाती है, इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यहाँ पे कम आने लगते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए फ़ैसला लिया गया था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें,
बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP कॉन्टेक्स्ट में ये फैसला लिया गया। तो रिकॉर्ड्स ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड्स ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एंड डेफिसिट अगर हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो कि अभी हमको देखने को मिल रहा है, उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए है ना, फुलफिल करने के लिए फॉरेन इनफ्लो आया बोल के, तो यहाँ पे कम किया गया, जो मतलब एबॉलिश किया गया जो कैपिटल गेन टैक्स है एंड जो विथ होल्डिंग टैक्स है उसको। तो यहाँ पे जो करेंसी है 100 से ऊपर ना चले जाए, इंडिया मतलब रुपीन और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है ना। इससे क्या होता है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है तो फॉरेन रिजर्व्स भी कम होते हैं, सिर्फ तो बेच रहा है फॉरेन रिजर्व्स को, तरह से स्टेबल रखने के लिए गोल्ड को बेच रहा है गवर्नमेंट, ठीक है। सो RBI, सो रिड्यूस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होने से। तो ये हमने बात किया अबाउट दी सेंटर्स ने जो टैक्सेस यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे करेंगे, लाइक जो विथ होल्डिंग टैक्स एंड जो कैपिटल गेन टैक्स है, दोनों को यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया, दैट इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों, एंड विथ होल्डिंग टैक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ एनुअल GDP 2025-26, जो कि यहाँ पे न्यूज़ में था। प्रोविजनल estimates of annual GDP 2025-26। सो ये जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स है 2025-26 का, ये न्यूज़ में इसलिए था भाई बिकॉज जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक प्रोविजनल एस्टिमेट ऑन एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिलीज़ किया था 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए, है ना। एंड ये जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का जो Q4 है ना, यहाँ पे एक GDP का एक्सपेंडिचर एस्टिमेट दिया गया, इसकी बात करते हैं भाई। ओके, की हाइलाइट्स की बात करें तो ये जो बोला इन्होंने, की हाइलाइट्स दी फाइनेंशियल 2025-26। सो रियल GDP ग्रोथ जो हमको देखने को मिला है यहाँ पे, है ना, रियल GDP ग्रोथ कितना 7.7% का यहाँ पे रियल GDP ग्रोथ देखने को मिला। नॉमिनल GDP कितना ग्रो हुआ है भाई, नॉमिनल GDP ये 8.9% का ग्रोथ देखने को मिला है। रियल GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसमें 7.9% का ग्रोथ देखने को मिला है। नॉमिनल GVA की बात करें इसमें 9.1% का ग्रोथ देखने को मिला। ना सेक्टरल ग्रोथ की बात करें तो कौन सेक्टर में कितना ग्रोथ देखने को मिला है, सेक्टरल ग्रोथ में जो टर्सरी सेक्टर है ना, वो लार्जेस्ट ड्राइवर है, मतलब जो सर्विस सेक्टर है यहाँ पे टर्सरी सेक्टर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला 9.3% का। एंड जो सेकेंडरी सेक्टर दैट इज इंडस्ट्री सेक्टर, इसमें हमारे पास 8.8% का ग्रोथ देखने को मिला है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में। जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ पे एग्रीकल्चर एंड फिशरीज में जो कि आता है, वहाँ पे हमारा अराउंड 3.2% का ग्रोथ देखने को मिला है। डबल डिजिट ग्रोथ सेक्टर की बात करें तो किस में डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है भाई,
किन सेक्टर्स में, तो जो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड है वहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है। होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है भाई। फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला। एंड जो प्रोफेशनल सर्विसेज है वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, डबल डिजिट ग्रोथ। नाउ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करें, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करें, सो जो प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये जो है ये मोर देन 7.5% रहा है। जो डिमांड है ना यहाँ पे, कंजम्पशन जो है प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो एक तरह से रोबस्ट डिमांड की वजह से मोर देन 7.5% रहा है। एंड ऑल्सो जो GFCF है, दैट इज GFCF का मतलब क्या है भाई, GFCF इज़ दी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो भी मोर देन 7.5%, मतलब स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी देखने को मिला। ये इन्वेस्टमेंट को बताता है। ग्रॉस फाइनेंशियल GFCF जो है इट इज़ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट को बताता है। तो ये भी हमारे पास कितना देखने को मिला है, मोर देन 7.5% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, मतलब स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हुई है, इन्वेस्टमेंट हुआ है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर हमने देखा ये। ना Q4 का जो परफॉर्मेंस है, Q4 मतलब जनवरी से जो मार्च है 2026 का, ये Q4 है भाई। जनवरी से मार्च जो है वो Q4 है। Q4 परफॉर्मेंस की बात करें, दैट इज़ जनवरी टू मार्च 2026, तो रियल GDP कितना ग्रोथ हुआ है, 7.8%। अभी हमने देखा भाई, रियल GDP इज़ 7.8% ग्रोथ। ये पूरा फाइनेंशियल की बात की थी, ऊपर में अब Q4 की बात कर रहे हैं। सो नॉमिनल जो ये डाटा बहुत काम आते हैं मेंस में। नॉमिनल GDP जो है वो 9.1% से ग्रोथ किया था Q4 में, दैट इज़ जनवरी टू मार्च के अंदर। जो रियल GVA है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये भी 7.9% से यहाँ पे ग्रोथ हुआ था, मतलब 7.98% के राउंड जो रियल वाली चीज़ें हैं वो ग्रोथ की थी। नॉमिनल GVA की बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडेड की, तो ये भी 9.9% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे हमको 10.8%, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग कैपिटल फॉर्मेशन देखने को मिला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, जो कि क्या को बता रहा है, इन्वेस्टमेंट को। तो इन्वेस्टमेंट आया तो कैपिटल फॉर्म हुआ। एंड जो फिक्स्ड मतलब PFCF है, दैट इज़ दी प्राइवेट फिक्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फिक्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो 7.1%, मतलब अच्छा कंजम्पशन हुआ है, मतलब लोगों ने खर्चा किया है, बिकॉज डिमांड था इसीलिए। तो हेल्दी स्पेंडिंग भी देखने को मिली है। ओके ना, यहाँ पे जो की इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं उसकी हम बात करें, कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो GDP जो है टोटल वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे है यार, ये
जीडीपी की बात करें तो इट इज़ दी टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये जीडीपी होता है। रियल जीडीपी इज व्हाट? इट इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस। एंड नॉमिनल जीडीपी जो होता है ये मेजर्ड क्या था? करंट मार्केट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी it is measured at current market prices। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है वो क्या होता है? इट इज़ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं यार। एंड जो PFCF है इट इज़ दी हाउस होल्ड स्पेंडिंग फॉर पर्सनल कंजम्पशन, मतलब प्राइवेट PFCF इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यार, विच इज़ दी हाउस होल्ड स्पेंडिंग फॉर पर्सनल कंजम्पशन। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे GFCF की, दैट इज़ ये क्या होता है? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट बताता है। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ फाइनल जीडीपी, जो कि न्यूज़ में था यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्रंटियर AI की, जो कि यहाँ पे न्यूज़ में था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्रंटियर AI। सबसे पहले तो बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो भाई कोर कैपेबिलिटीज़ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है। कोर कैपेबिलिटी की बात करें सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रीजनिंग कर सकता है भाई, लर्निंग कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सेल्फ करेक्शन कर सकता है। ओके, टेक्नोलॉजी किस चीज़ पे ये फोकस करता है? हम बोले तो मशीन लर्निंग पे ध्यान देता है ये। है ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे फोकस करता है। कंप्यूटर विजन रखता है ये। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है डीप लर्निंग पे फोकस करता है। एंड ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम जो क्लासीफाई करते हैं भाई, तो इसको 3 तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। एक नैरो AI जो कि कमज़ोर होता है, एक होता है जनरल AI जो कि स्ट्रांग होता है, एक होता है जनरेटिव AI।
क्लासिफिकेशन की बात करें, नैरो एआई विच इज वीक एआई, जनरल एआई विच इज स्ट्रॉन्ग एआई, एंड जनरेटिव एआई। जी मैंने आप बात की बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। नाउ फ्रंटियर एआई, ये क्या होता है भाई? फ्रंटियर एआई की बात करें, सो फ्रंटियर एआई एक एडवांस एसओटीए कैपेबिलिटी रखता है ना। एसओटीए का मतलब क्या है भाई? है ना, स्टेट ऑफ द आर्ट कैपेबिलिटी रखता है ये, जिसको हम बोलते हैं एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट कैपेबिलिटी रखता है, मल्टी मॉडल फंक्शनैलिटी रखता है फ्रंटियर एआई जो है। एमरजेंट कैपेबिलिटीज रखता है ये ना, एमरजेंट एबिलिटीज रखता है। एडवांस ऑटोनॉमी इसके पास होता है। ये एजेंटिक बिहेवियर रखता है फ्रंटियर एआई जो है। एजेंटिक बिहेवियर रखता है। गवर्नेंस कंसर्न की बात करें तो फ्रंटियर एआई में गवर्नेंस कंसर्न हमको देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन का एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है यार। साइबर थ्रेट्स यहाँ पे हमको देखने को मिल सकते हैं फ्रंटियर एआई में। मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर थ्रेट, नेशनल सिक्योरिटी, फ्रंटियर एआई में सब कहाँ पे कंसर्न्स हैं? जॉब डिस्प्लेसमेंट, नाउ जो ऑटोनोमस रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं। ऑटोनोमस रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ऑटोनोमस रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये जो है ये एक एआई बिल्ड सक्सेसर सिस्टम है यार, जो कि अपने आप को सुधारता है। तो इससे अगर आप इसको अपनाते हैं तो एक तरह से जो रिस्क है ह्यूमन कंट्रोल जा सकता है। जो हमने पिक्चरों में देखा है कि अब एआई अपने आप खुद, लाइक रोबोट पिक्चर में हमने देखा कि एआई ने अपने आप को खुद, रोबोट्स ने अपने आप को खुद बनाना चालू कर दिया। तो वो यहाँ पे रिस्क रहता है। ऑटोनोमस रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो सिस्टम है उसके अंदर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल। रिसेंट ब्रेक थ्रूज की बात करें इन एआई तो रिसेंट ब्रेक थ्रूज में हम बात करते हैं लाइक ऑटोनोमस इंजीनियरिंग की, सुपर ह्यूमन अपडेट स्पीड की, एक्सपोनेंशियल हॉरिजॉन लेंस की। ये सब रिसेंट ब्रेक थ्रूज हैं भाई एआई की दुनिया में। एक्सपोनेंशियल हॉरिजॉन लेंस की बात करते हैं, जो एआई का इस्तेमाल है इन ड्रग डिलीवरी और ड्रग डिस्कवरी में, जो एआई का इस्तेमाल है क्लाइमेट साइंस मॉडल पे, यहाँ पे जो एआई का इस्तेमाल किया जाए। ऐसी सारी ब्रेक थ्रूज यार। एंड ऑल्सो ऑटोनोमस एआई एजेंट्स जो बनाए जा रहे हैं, तो एआई की दुनिया में ये ब्रेक थ्रू रहे हैं ना। एआई को सिस्टम अगर इंडिया के अंदर हम बात करें, एआई को सिस्टम का क्या यहाँ पे इंडिया के अंदर माहौल है,
एआई इकोसिस्टम इन इंडिया की बात करें तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की बात करते हैं यार। सो इंडिया इज़ द थर्ड इन ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी, थर्ड इन ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी एंड 16% ऑफ द ग्लोबल टैलेंट पूल जो है वो इंडिया रखता है। एंड इंडिया एआई मिशन की बात करते हैं, यहाँ पे एआई की बात करें और इंडिया एआई मिशन की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है यार। इम्पैक्ट क्या रहा है ये एआई इकोसिस्टम का इंडिया के अंदर। तो ग्रास रूट में जो किसान ई मित्रास का जो ये एआई, इसने किसानों को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। किसान ई मित्र फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई मार्केट है भाई इंडिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई मार्केट है। एंड हाई डिजिट ग्रोथ देखने को मिला यहाँ पे, अराउंड 35% जो CAGR है वो हमको देखने को मिला इंडिया के अंदर। सो हाई डिजिट ग्रोथ की बात करते हैं, दैट इज़ 25 to 35% CAGR। ना इम्पैक्ट के बाद अगर हम बात करें अबाउट एप्लीकेशन एंड डोमेन की, जो एआई इकोसिस्टम है तो कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन डोमेन्स की बात करें तो एआई को गवर्नेंस में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, डिफेंस सब में इस्तेमाल कर सकते हैं यार ना। एआई की बात करें तो जो एडवांस एआई लैंडस्केप है ना, सेक्टोरल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, तो एआई ये की बात कर रहे थे, फ्रंटियर एआई की बात करें तो हम कंटिन्यू करें। सो जो एडवांस एआई है इसमें हम बात करते हैं सेक्टोरल एप्लीकेशन की, एआई का डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या एप्लीकेशन रह सकता है भाई। सो एआई के यहाँ पे सेक्टोरल एप्लीकेशन की बात करें तो हमने बताया भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या एप्लीकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर हम बात करें कैसे कैसे एप्लीकेशन हमको देखने को मिला एग्रीकल्चर के अंदर। सो इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया गया भाई एग्रीकल्चर में एआई का, इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग। किसान ई मित्रा एआई चैटबॉट के तौर पे यहाँ पे एआई का इस्तेमाल किया गया, जो किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है यार, हर चीज़ के बारे में जानकारी देता है। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम की बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करें सो हेल्थ केयर में यहाँ पे एआई ने एक तरह से जो लास्ट माइल है वहाँ तक लोगों को पहुँचाया, चीज़ों को पहुँचाया। सो ब्रिजिंग द लास्ट माइल। अर्ली डिसीज डिटेक्शन में हेल्प किया भाई एआई ने। एआई ड्रिवन ट्राइज टेलीमेडिसिन की बात करते हैं,
ओके, लैंग्वेज एंड इंक्लूजन की बात करें सो इसने एक तरह से जो लैंग्वेज टैक्स थे वो इसको यहाँ पे रिमूव किया यार, एआई ने रिमूव लैंग्वेज टैक्स एंड जो भाषणी ट्रांसफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म है ना, जैसे बहुत एआई की दुनिया में लैंग्वेज की तरफ से रिवॉल्यूशन लाया भाई भाषिनी ने। हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को उर्दू, उर्दू को मराठी, मराठी को कन्नड़ा। तो इसमें इसका इम्पोर्टेंट, इस प्लेटफॉर्म का भाषिनी का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एआई को। लाइक ये एक तरह से प्रिडिक्टिव सेफ्टी प्रोवाइड करता है यार। एंड मौसम चैट जीपीटी, मतलब मौसम जीपीटी वेदर फोरकास्टिंग की बात करें तो वो डिज़ास्टर को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए मौसम जीपीटी वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो एआई है वो हेल्प करता है इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स यार। ना ग्लोबल एआई कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें, ग्लोबल एआई कॉम्पिटिटिवनेस, सो $1 ट्रिलियन मार्केट है भाई एआई का। ना जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट डिसाइड करेगा। सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर्स एंड माइक्रो चिप्स जो हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई यहाँ पे एआई की दुनिया में। तो जिसके पास ये होगा वो बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। चैलेंजेस एंड रिस्क की तो ग्लोबल एआई कम्पिटिटिवनेस की बात करें और चैलेंजेस एंड रिस्क की बात करें एआई की दुनिया में, चैलेंजेस एंड रिस्क की बात करें सो रिस्क एंड सेफ्टी डायमेंशंस की बात करें तो इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन देखने को मिल सकता है यहाँ पे। है ना, वैल्यू अलाइनमेंट फेलियर हो सकता है यार। ब्लैक बॉक्स इंटरऑपरेबिलिटी देखने को मिल सकता है। ब्लैक बॉक्स इंटरप्रेटेबिलिटी, है ना, एडवर्शियल वल्नरेबिलिटीज हमको देखने को मिल सकता है। एडवर्सरियल वल्नरेबिलिटीज, बायस एंड सिस्टम यहाँ पे एक्सप्लॉइट्स हो सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम के अंदर बायस एंड सिस्टम एक्सप्लॉइट्स, ये एक तरह से रिस्क एंड सेफ्टी डायमेंशंस हैं यार। डाटा प्राइवेसी का एक इम्पॉर्टेंट रिस्क रहता है एआई की दुनिया में। पब्लिक ट्रस्ट का भी एक इशू है यार। इकोनॉमी के तो हमने रिस्क एंड सेफ्टी डायमेंशंस की बात की ना, और चैलेंजेस में यहाँ पे इकोनॉमिक एंड लेबर इम्प्लीकेशंस की बात करें तो एआई के आने से यहाँ पे जॉब ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस लॉस देखने को मिला। जॉब का जो तरीका है वो
ट्रांसफॉर्म हो गया, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कोप नहीं कर पाए, उनको नौकरी छोड़ जाने लगी उनकी, तो जॉब ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस लॉस की बात करते हैं। इकोनॉमिक, कुछ लोगों के हाथ में यहाँ पे पैसा कंसंट्रेट हो रहा है जिन्होंने इकोनॉमी एआई का इस्तेमाल किया, तो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन देखने को मिला। जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसका डिसरप्शन हुआ, डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, ब्रॉड सेक्टरल डिसरप्शन हमको देखने को मिले। ये तो हो गया इकोनॉमिक एंड लेबर इम्प्लीकेशन की। नाउ जियोपॉलिटिकल एंड टेक हर्डल्स की बात करें, जियोपॉलिटिकल एंड टेक हर्डल्स की बात करें तो एआई डिज़ाइन हार्डवेयर लूप्स हमको देखने को मिलेगा। एआई डिज़ाइन हार्डवेयर लूप्स हमको देखने को मिला। एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंज की बात करते हैं यहाँ पे। एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड आर्म्स रेसेस, ये एक तरह से जियोपॉलिटिकल कंट्रोल, जियोपॉलिटिकल हर्डल्स रहे हैं। स्पोर्ट्स में रिलेटेड, एआई के रिलेटेड जो स्पोर्ट्स रहे, आर्म्स रहे, उस रेसेस में यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिला। मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पे एआई का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एसेट्स में अगर हम एआई का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे चीज़ों का गलत तरीके से मिस यूज़ भी हो सकता है, और अपने पास एआई अगर अनकंट्रोल हो गया तो दिक्कत भी हो सकता है। हाँ, एक्शंस एंड इनिशिएटिव्स की बात करें, क्या लेना, क्या एक्शंस हमको लेने की ज़रूरत है। एक्शंस एंड इनिशिएटिव्स की बात करें तो ग्लोबल एक्शंस क्या लिए गए और इंडिया ने क्या एक्शन लिया ये हम देखेंगे। तो वर्ल्ड लेवल पे हमारे पास जो यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट है 2026 में जो आया था, इसकी बात करते हैं। जो यूएस ने जो NIST फ्रेमवर्क बनाए हैं ना, UN ग्लोबल डायलॉग्स 2026 की बात करते हैं, जहाँ पे स्टेप्स लिए गए, एक्शंस लिए गए रिगार्डिंग एआई। UN ग्लोबल डायलॉग 2026। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस आए भाई, जिसको AIGG बोलते हैं। इंडिया एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट ये आया हमारे पास। इंडिया एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाया गया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ यार हमारे पास। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ यहाँ पे। एंड री स्किलिंग एंड लिटरेसी प्रोग्राम्स देखने को मिले इंडिया में रिगार्डिंग एआई, बिकॉज आपको स्किल, जो पुराने स्किल्स हैं उससे नौकरी नहीं मिल पाएगी, नई स्किल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे जिसमें एआई शामिल हो। सो री स्किलिंग एंड लिटरेसी प्रोग्राम्स की बात करते हैं। सो ये एक्शंस एंड इनिशिएटिव ग्लोबल एंड इंडिया में हमने देखा ना। वे फॉरवर्ड क्या है भाई, एआई से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको आगे बढ़ना है अगर एआई से, तो क्या करने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड फॉर एआई एंड फ्रंटियर एआई अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, क्या करना है। क्या टेक्निकल एंड सिक्योरिटी मेजर्स लेने ज़रूरी हैं यार, जिसमें हार्डवेयर लेवल ऑडिटिंग करना ज़रूरी है। एंड एयर ग्रैप्ड सैंडबॉक्स टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। एयर कैप्ड सैंडबॉक्स टेस्टिंग, डिफेंसिव साइबर इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। एंड ये
टेक्निकल एंड सिक्योरिटी लेवल्स में। नाउ पॉलिसी एंड प्लानिंग में क्या करने की ज़रूरत है ना, फेल सेफ मैकेनिज्म एंड लाइबिलिटीज़ पे ध्यान देना है यार। फेल सेफ मैकेनिज्म एंड लाइबिलिटी, जो सिमुलेशन रिस्क प्लानिंग करना पड़ेगा। इंटरनेशनल लाइबिलिटी फ्रेमवर्क बनाना ज़रूरी है। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट एआई की, है ना। एआई यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्रंट एंड एआई, न्यूज़ में सर्च करें पूरी चीज़ें जो मेंस में आपको कभी देखो एक कंटेंट बनाकर हमेशा इस्तेमाल उसी चीज़ को करो, इसीलिए एक नोट्स करंट अफेयर को सिर्फ करंट अफेयर के फॉर्म में नहीं, एक स्टैटिक नोट्स बनाने की जरूरत, बिकॉज मेंस में पूरा ज़्यादातर क्वेश्चन जो आने वाले हैं आज के ज़माने में वो करंट अफेयर्स बेस ही आएंगे, तो आपको हमेशा क्वेश्चन कंटेंट बनाना ही बनाते ही रहना पड़ेगा। ये मेंस रिलेटेड टॉपिक्स हमने देखे यार ना। और हम एक प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक भी था यहाँ पे 6 जून को, जिसमें जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है जो उसने गोल्ड पाया भाई एट NAEG 2026। सो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स विंस गोल्ड एट NAEG 2026। तो ये जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, इसमें हम बात करते हैं अबाउट नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस की, जो ये NAEG है उसने गोल्ड दिया किसको, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को। तो ये जो नेशनल NAEG क्या है, इट इज़ द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस, दैट इज़ NAEG ने यहाँ पे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को गोल्ड दिया। तो ये किस लिए बनाया गया था, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस जो है इसको टू रिकॉग्नाइज ई गवर्नेंस एक्सीलेंस यार, उसके लिए बनाया गया था। पर्पस इज टू रिकॉग्नाइज ई गवर्नेंस एक्सीलेंस, है ना। इसको यहाँ पे अवार्ड कौन देता है, इट इज़ अवॉर्डेड बाय DARPG, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, जो है वो ये अवार्ड देता है। एंड ये पहली बार स्टार्ट कब हुआ, 2003 में, इट इज़ स्टार्टेड इन 2003। अवार्ड कंपोनेंट्स की बात करें सो इसमें गोल्ड अवार्ड होता है जिसमें ट्रॉफी होता है, सर्टिफिकेट होता है और 10 लाख रुपए होते हैं। गोल्ड अवार्ड जो है इसमें गोल्ड मिलेगा ऐसा नहीं है भाई, इसमें ट्रॉफी मिलता है, जो कि इस बार किसको मिला, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को। सो ट्रॉफी होता है, सर्टिफिकेट एंड ₹10 लाख कैश। सिल्वर अवार्ड में क्या होता है ना, ट्रॉफी होता है, सर्टिफिकेट
एंड 5 लाख कैश। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये इम्प्रूव करता है पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, है ना। जो नेशनल अवार्ड ई गवर्नेंस है, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, वो क्यों लाया गया था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, है ना। जो ये नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस है, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 का जो विनर है वो कौन है भाई? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। तो इसमें कितने लोग, 17 प्रोजेक्ट्स को देखे गए थे, ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। 17 प्रोजेक्ट्स इन 7 कैटेगरीज को कंसिडर किया गया। इसमें 10 गोल्ड मिले, 6 सिल्वर मिले एंड 1 जूरी अवार्ड मिला। ठीक है, तो मेजर इनिशिएटिव्स यहाँ पे हम बात करें तो पीएआई की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में जो पीएआई है, पीएआई इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, है ना, दैट इज़ पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज था। वो इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ड्रिवन फ्रेमवर्क है, जो कि रैंकिंग और असेस करता है पंचायत के परफॉर्मेंस को, है ना। पंचायत असेसमेंट इंडेक्स जो कि किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एग्री स्टैक की बात करें तो जो एग्री स्टैक है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। ई जागृति, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है। महाकुंभ 2025 डिजिटल मैनेजमेंट, ये सब इनिशिएटिव्स को यहाँ पे कंसिडर किया गया। महाकुंभ 2025 डिजिटल मैनेजमेंट, एआई एनेबल जो ई संजीवनी है वो यहाँ पे नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 में कंसिडर किया गया। इंटीग्रेटेड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जूरी अवार्ड जो है CORS नेटवर्क को मिला। ठीक है, जूरी अवार्ड फॉर CORS नेटवर्क, हाँ, जो सर्वे ऑफ इंडिया है, जो रियल टाइम प्रेसिजन प्रोसेसिंग सर्विस है उसको। गोल्ड में कितने हैं भाई? 10। जूरी अवार्ड टू CORS नेटवर्क। नाउ पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, जो कि यहाँ पे गोल्ड अवार्ड जिसको मिला, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है PAI शॉर्ट में बोले तो ये क्या है भाई? इट इज़ अ डाटा ड्रिवन फ्रेमवर्क फॉर ग्राम पंचायत। डाटा ड्रिवन फ्रेमवर्क फॉर ग्राम पंचायत, यार ये कैटेगरी 7 के अंदर आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में।
एंड जो SDG बेस्ड इवेल्युएशन की बात करता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेस्ड इवेल्युएशन की बात करता है। 9 थीमेटिक एरियाज पे ये काम करता है। इसका स्कोप एंड मैट्रिक्स की बात करें जो ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है 2.2 जो है, ये 2 लाख ग्राम पंचायत को कवर करता है। 2.6 लाख ग्राम पंचायत कवर करता है। इसमें 150 इंडिकेटर्स होते हैं। 230 डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। जो क्लासिफिकेशन है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का, ये 5 परफॉर्मेंस कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो 5 परफॉर्मेंस कैटेगरीज की बात करते हैं यार। एंड इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। परफॉर्मेंस पंचायत एडवांस इंडेक्स है। पंचायत एडवांस इंडेक्स नाम है पंचायत है। इट इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। इसको गोल्ड मिला एट नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस के अंदर। हमने मेंस वाले टॉपिक्स की बात की, जिसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्रंटियर AI की बात की। प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ एनुअल GDP 2025-26 जो सेंटर ने स्कैर्स किए। टैक्सेस ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अगर गवर्नमेंट बॉन्ड पे कर है उसकी बात की। रामसर कन्वेंशन के अंदर एक सूरल ताल जो लेक है, यहाँ पे इंडिया का 100 रामसर साइट बना, जिसको जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। ऑपरेशन लंगड़ा की बात की उत्तर प्रदेश यार। दिस इज ऑल अबाउट द डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स ऑफ 6 जून 2026।